स्टार्ट करूं। नमस्ते नमस्ते एवरीवन। यस, काफ़ी टाइम से आप सब लोग वेट कर रहे हो एंड थैंक यू फॉर वेटिंग। कुछ टेक्निकल इश्यूज था तो उसके वजह से लेट स्टार्ट हुआ। मैं हूँ ब्राह्मी कपासी। आई एम अ फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर। आई हैव मोर देन लाइक 3 लाख फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया। उसके अलावा मैं वेल्थ एडवाइजरी भी करती हूँ, जहाँ पे मैं काफ़ी सारे लोगों को नॉट जस्ट इन इंडिया लेकिन इंटरनेशनल मार्केट्स में भी जो क्लाइंट्स हैं उनको भी मैं हैंडल करती हूँ। सो ये मेरा बैकग्राउंड है एंड आज हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं ना वो काफ़ी अच्छा टॉपिक है, क्योंकि हम सब पैसा कमाते हैं, राइट? आप सब कमाते हो, राइट? लेकिन एक हाउस वाइफ भी है, बट कुछ आप पैसा नहीं कमा रहे, बट पैसा आपके जेब में है तो सही, अभी वॉलेट में है, राइट? लेकिन एक चीज़ है जो हम सब नहीं करते, वो है पैसे कैसे मैनेज करना। किसी को भी नहीं पता है कि पैसे हम कैसे मैनेज करें, और आज मैं ये सिंपल वे में आपको समझाने वाली हूँ कि अगर आप पैसे कमा रहे हो या अगर कोई हाउसवाइफ है जिसके पास पैसे आए हैं हस्बैंड के थ्रू, ब्रदर के थ्रू, पापा के थ्रू, व्हाटएवर, उसको हम कैसे मैनेज करें, ये आज के सेशन में हम सीखने वाले। सो आर यू गाइज एक्साइटेड? ओके, सो वी कैन गो, राइट? यस। सबसे पहला चीज ये है कि जब हम पैसे की बात करते हैं ना, और एक चीज जो कॉमन है हम औरतों के बीच में कि औरत ही हमारी दुश्मन है, औरत ही एक दूसरी औरत की दुश्मन होती है। ये क्या हमने बचपन से सुना है सबने? और क्या आप लोग मानते हो ये कि औरत ही औरत की दुश्मन है? देख के जलते जरूर है, लेकिन सुना भी है और कुछ कुछ लोग मानते भी है कि औरत ही औरत की दुश्मन है। लेकिन आज ये पर्सपेक्टिव मैं चेंज करने वाली हूँ कि औरत ही औरत की दुश्मन नहीं होती। ये आपको एंड में समझेगा कि मैं कैसे इसको लिंक कर रही हूँ। सबसे पहले आई वांट कि हम ना एक बेसिक सा कैलकुलेशन करें। आप सबके पास पेन पेपर होगा या मोबाइल हो गया एटलीस्ट, उसमें हम, आई गेस माइक बंद हो गया, उसमें माइक के बिना आवाज आ रही है, ऑडिबल? क्या आप लोग को चलेगा विदाउट माइक? तो ये यस, आवाज आ रही है ना, लाउड एंड क्लियर? यस। सो आज हम छोटी सी एक एक्टिविटी करेंगे कि मान लो अगर आपको 20,000 रुपये मैं दे रही हूँ तो इस पैसे से आप क्या करने वाले हो। विद इन 2 मिनट्स आपको ये डिसाइड करना है कि ये 20,000 रुपये आप कैसे खर्च करोगे, सेव करोगे, इन्वेस्ट करोगे, खर्च करोगे, किसी के लिए गिफ्ट बाय करोगे, क्या करोगे। और ये मल्टीपल चीजें भी हो सकती है। सो आप मोबाइल में या बुक और पेन में आप लिख सकते हो। ये सबके लिए है। आप ये अभी अभी हमें करना है ये एक्टिविटी कि मैंने आपको 20,000 रुपीज दिया और उस पैसे से आप क्या करोगे। आप, बिकॉज आप काफी लोग अर्निंग हो, राइट? काफी लोग अर्न करते हो, पैसे कमाते, तो ऐसे समझो कि आपको हर महीने 20,000 रुपये मिल रहा है, तो उस पैसे से आप कैसे मंथ को सेट करोगे। कुछ लोग मोबाइल ऑर्डर, जो हाउसवाइफ ऐसा बोला, काफी कुछ है, जैसे हम घर का रेंट देते हैं, ग्रोसरीज है, हमारे कुछ फैमिली मेंबर्स का बर्थडे आता है तो हम उसके लिए स्पेंड करते हैं, फेस्टिवल्स आता है तो उसके लिए पैसा खर्च करते हैं। तो काफी कुछ चीजें, आप थोड़ा सोचो और उस 20,000 रुपये को आप कैसे डिवाइड करोगे ये समझो। एनीवन जिसने डिसाइड कर लिया है? कुछ तो सोचा रहेगा ना, पूरा 20,000 का नहीं तो एटलीस्ट 10,000 का सोचा रहेगा कि क्या करना चाहिए हमें। अपने ऊपर खर्चा ऐसा नहीं, खुद पे भी खर्च कर सकते हैं ना, क्योंकि अगर मैंने खुद में ऐसा नहीं, पूरा घर अपने ऊपर खर्चा करना ऐसा नहीं ना। हो सकते हैं अगर आप वैसे कर सकते हो तो। नहीं, इतना तो हम लोगों को नहीं है।
क्योंकि जब फर्स्ट सैलरी आती है हम ये सोचते हैं ना कि मेरे लिए मैं क्या लूं, या कोई सोचता है मम्मी के लिए क्या लूं, पापा के लिए क्या लूं, तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये आपको फर्स्ट टाइम मैं दे रही हूं मेरे साइड से पैसा, तो आप कैसे खर्च करोगे? सेविंग्स करके, ओके, पूरा पैसा सेविंग कर लोगे? हाँ, ओके। कुछ लोग वो बोल रहे हैं हाफ करेंगे, कुछ लोग ब्लैंक फेसेस है कि क्या करना है, इतना सारा पैसा आ गया अचानक से क्या करें। कुछ SIP कर सकते हैं, वेरी गुड। कुछ फैमिली को देंगे। 5,000 तो मैं सेविंग करूंगी। 5,000 वो सेविंग कर रहे हैं, वेरी गुड। और कुछ 3,000 घर के फैमिली के लिए, ओके, तीनों हम लोग 3 जन है, तीनों के लिए हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं, मतलब कुछ भी लेते हैं, ओके, 3,000 रुपए से हो जाता है हम लोग का तीनों का। ओके। सो इनका 3 जन का फैमिली है, वो तीनों लोग मिलके बांट के खाते हैं, मिल बांट के खाते हैं। नहीं चल रहा है भाई। माइक नहीं चल रहा है एक्चुअली। किसी ने बोला वो SIP करेंगे, किसी ने बोला आधा पैसा मतलब 20,000 में से 10,000 सेविंग करेंगे। और कोई आंसर? कि इनका थॉट भी अच्छा था कि मैं खुद पे भी यूज कर सकते हैं। और कुछ सी एक बेसिक सा क्वेश्चन था कि कुछ पैसा मिला, ऐसा नहीं है 20,000, कुछ भी पैसा मिला, 1,000 रुपया हो, 2,000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, कोई भी अमाउंट हो, आपको ना एक रूल पता होना चाहिए कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। ओके, तो यहाँ पे एक रूल आता है 50-20-20-10 रूल, यानी कि 50% हम अपनी जो जरूरत है, जैसे कि आपकी ग्रोसरीज हो गए, आपके रेंट हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, अगर आपने लोन पे लिया है घर तो उसकी EMI हो गई, ये सब के लिए पैसा आपको साइड में रखना होगा। सो जो भी है 20,000 है या 10,000, 20,000 का एग्जांपल ले रही हूँ, ओके विद इट? 20,000 में से हमने 50% यानी 10,000 रुपए हमने अपने वांट नीड्स के लिए रखे। नीड्स यानी जो बेसिक जरूरत है, जिसके बिना आपका घर नहीं चलने वाला, जो भी इलेक्ट्रिसिटी है, खाना पीना है। आप हाउसवाइफ है, आपको ऑलरेडी पता है, बट आप जिनको नहीं पता, ये आपकी बेसिक है। अभी तक शायद से पापा भर रहे थे बिल, हमें पता ही नहीं है, बट अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आएगी? हम पे आएगी, राइट? अगर मैरिड हो तो भी हमें एटलीस्ट उनके जितना नहीं तो उनके बराबर तो होना है, राइट? उनसे ज्यादा नहीं तो उनके बराबर तो हमें होना है अगर हम कमा रहे हैं तो। सो 50% आपका होना चाहिए, वो है नीड्स के लिए, जो आपकी बेसिक जरूरत है। ग्रोसरी हो गई, रेंट हो गया, अगर घर EMI पे है तो EMI की किस्तें जो जा रही है, वो सब चीज़ है। 20% जो है वो वांट्स में आता है, यानी हम सब लेडीज है, कुछ शॉपिंग का देखा नहीं कि हम सबसे पहले शॉपिंग करते हैं। कहाँ पे भी 50% सेल, 40% सेल, 20% सेल, हम सेल के पीछे भागते हैं। सो ये सब जो जरूरत है, ये सब जो हमारी वांट्स है, जो हमारी लग्जरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि शॉपिंग के बिना आप गुजारा नहीं कर पाओगे, लेकिन क्योंकि हम पैसा कमा रहे हैं, हमें पैसा मिला है, तो हम क्या सोचते हैं कि हम शॉपिंग करेंगे, राइट? आपकी आउटिंग्स हो गई, अगर आप यंग एज में हो तो आप फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते हो, आपके पार्टनर्स के साथ बाहर जाते हो, फैमिली के साथ बाहर जाते हो, तो ये आपकी वांट्स हो गए। जरूरी नहीं है कि जाना ही है, लेकिन क्योंकि हमारे पास पैसे बचे हैं और हमने पहले से डिस्ट्रीब्यूट करके रखे, अलग करके रखे, तो हम जा पाएंगे, राइट? सो आपका जो भी मूवी है, शॉपिंग है, आपका जो भी एक्सटर्नल खर्चे है, लग्जरी खर्चे, वो आपको 20% अलग से रखना है, यानी 4,000 रुपीज आउट ऑफ 20,000 रुपीज, ओके? फिर बचता है 20%, और 20% जो आपको सेव और इन्वेस्ट करना है। पूरा 50% हम कोई भी स्टेज पे कभी करते, पता है? 50% सेव और इन्वेस्ट जब आप बहुत अच्छा एक लेवल पे कमाते हो, जहां से आप उसको ग्रो करते हो, ओके? जब आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो, पैसिव इनकम हो, तब हम सोचते हैं कि 50% 60% इन्वेस्ट करें। लेकिन जब हमने जस्ट जर्नी स्टार्ट की है, या अगर हम हाउसवाइफ है कि हस्बैंड पैसा दे रहे, फादर पैसा दे रहे, या कुछ ऐसा है, तो तब हमें डायरेक्टली 50% इन्वेस्टमेंट का नहीं सोचना है,
ओके क्योंकि घर की ज़रूरतें बहुत सारी है। बीइंग इन मुंबई मेट्रो सिटी, आप सबको पता है कि रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है। ओके सो जो भी है 50% आप आपके ग्रोसरीज, रेंट, EMI वगैरह के लिए रखो, 20% आप रखो अपने लग्जरीज के लिए, शॉपिंग हो गया, मूवीज हो गई, आउटिंग हो गया, फैमिली डिनर हो गया, फ्रेंड्स के साथ डिनर हो गया, ये सब। 20% आप सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए रखो। इस पे मैं वापस से आऊंगी बिकॉज ये हमारा मेजर टॉपिक है, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। और 10% क्या हो सकता है, एनी आइडिया? बिकॉज 3 चीज तो हमने ऑलरेडी, जो लग्जरी हो गई, बेसिक हो गई, सारा कवर कर लिया, इन्वेस्टमेंट हो। 10% क्या हो सकता है? ये इंडिया से रिलेटेड है तो इसके लिए मैंने ये 10% अलग से रखा है। क्या हो सकता है, एनी आइडिया? 10% हम कहाँ यूज करेंगे? राइट, गुड वे। एनीथिंग एल्स? आगे कभी जरूरत पड़ी, जैसे कभी बीमार आराम, राइट, इमरजेंसीज के लिए। ओके हाँ। ओके, एनीथिंग? यार ये ग्रुप बहुत शान बैठा है, कुछ तो बोलो, कुछ तो सोचा रहेगा ना कि कहाँ यूज कर सकते हैं। मैं वो भी बोल रही हूँ कि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं तो इंडिया में बहुत मेजर चीज है ये। 10% आपके फेस्टिवल्स और बर्थडेज के लिए रहते हैं, क्योंकि यस चैरिटी इज ऑल्सो काउंटेड इन दैट। आपने जो इमरजेंसी बोला है ना, वो हम सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में कर लेंगे, जो 20% हमने रखा है। बट जो 10% है, क्योंकि आज किसी चाची की बेटी का बर्थडे, कल मामा की बेटी का बर्थडे, फिर किसी और का बर्थडे, पति का बर्थडे, पापा का बर्थडे, मम्मी का बर्थडे, और हमें समझ ही नहीं आता है कि कहाँ से आप पैसे निकाले। अचानक सुबह मम्मी बोल देगी कि यार इसके बेटी के बर्थडे में जाना है, तो आपको लगेगा यार खाली हाथ तो नहीं जाएंगे, हमें पैसा चाहिए। तो ये पैसा कहाँ से आएगा? तो 10% आपको एवरी मंथ उसके लिए साइड में रखना है। एवरी ईयर हमारे इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, होली हो गया, दिवाली हो गया, क्रिसमस हो गया, ईद हो गया, काफी सारे फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते, राइट? तो ये सारे फेस्टिवल्स के लिए तो आपको पैसा लगेगा ना। अगर आपके घर पे गणपति बैठते हैं, बिठाते हो आप गणपति, तो उसके लिए पैसा लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि रातों रात आप जमा कर लोगे वो पैसा। तो उसके लिए जितने भी फेस्टिवल्स है, अलग अलग फेस्टिवल्स है, जो भी फेस्टिवल आपके रिलीजन को बिलोंग करते, उसके लिए हमें पैसा साइड में रखना पड़ेगा। और बर्थडेज के लिए भी रखना पड़ेगा। जैसे आपने बोला 3K फैमिली हो तो साल भर में 3 बर्थडे तो है ही, प्लस अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो ऑब्वियसली एनिवर्सरी है, तो 4 बर्थडे और एनिवर्सरी तो आ गए। आपके घर में कितने लोग हैं? 10। तो इन अ ईयर 10 बर्थडेज आ गए प्लस एनिवर्सरीज आएंगे, तो एवरी मंथ किसी ना किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी आ रहा है, राइट? एंड बीइंग इन इंडियन फैमिलीज, काफी लोग अभी भी जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, तो वो हिसाब से भी आपको सोचना है कि नहीं यार चाची का बर्थडे, चाची की बेटी का बर्थडे, तो उनके लिए भी तो पैसे साइड में रखना है। क्योंकि हम क्या सोचते हैं यार, हमने उनको बुलाया, वो भी हमें बुलाया, और अगर उन्होंने आपको गिफ्ट दिए तो आपको भी गिफ्ट देनी पड़ेगी ना। तो ये प्लानिंग से चलता है, राइट? कुछ भी अमाउंट है, आई एम नॉट श्योर कि आप कितना कमा रहे हो या कितना पैसा आपके अकाउंट में एवरी मंथ आता है, या आपके हस्बैंड या फादर जो है वो कितना पैसा आपको देते, किसी को नहीं पता। लेकिन एक रूल आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं 10,000 भी कमा रही हूँ तो उसका बाइफर्केशन मैं कैसे करूँ। तो ये एक नोट्स में आप मोबाइल में या नोट्स में लिख दो कि 50, 20, 20, 10, इस हिसाब से आप उसको बाइफर्केट करोगे। अगर 10,000 है तो 50%, 5,000 आपके नीड्स में जाने चाहिए, 20% यानी अराउंड 1500 रुपीज आपका इसमें जाना चाहिए, क्या बोलते हैं, नीड्स में। 20% दैट इज 1500 रुपीज आपका जाना चाहिए इसमें, सॉरी 2000 रुपीज, 10,000 के हिसाब से 5,000, 2,000, 2,000 एंड 1,000। ओके, इस हिसाब से आपको एवरी मंथ सेविंग बजटिंग करनी है। इसको हम बोलते हैं बजटिंग, कि हमने इतना 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 पैसा बजट के लिए रखा है कि इससे ज्यादा ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल लाइफ में इससे ज्यादा या कम नहीं होगा। कुछ मंथ इससे ज्यादा भी खर्चे हो सकते हैं, कुछ मंथ इससे कम भी खर्चे हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक बजट रहेगा कि हाँ अगर मेरी ग्रोसरीज और रेंट वगैरह है तो 5,000 से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। और इसी से अब जो सब लोन अभी जो चल रहा है ना, घर लेना है लोन ले लो, गाड़ी लेनी है लोन ले लो, फोन लेना है लोन ले लो, अब तो ऐसे भी आ गया है कि शादी करनी है लोन ले लो, शादी के लिए भी लोन अवेलेबल है मार्केट में।
सो इन शॉर्ट हम पूरी लाइफ ना लोन ले रहे, और लोन क्या है? लोन एक स्ट्रेस हो सकता है, डेट हो सकता है अगर आप उसको प्रॉपरली मैनेज ना करो तो। क्योंकि आप क्यों इसको आप मैनेज नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपने बजटिंग नहीं की, आपको पता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है कि मेरी इनकम, मुझे इतना पता है कि हाँ चलो मुझे इतना बोला है, सैलरी ऑफर लेटर में आ गया, 20,000 रुपया मिलेगा, मुझे इतना पैसा आ रहा है, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि वो पैसे मैं कहाँ यूज करूँ, कैसे यूज करूँ। तो इसके लिए ये रूल फॉलो करना जरूरी है, बीट कोई भी एज में हो, आप 20 साल के हो, 25 साल के हो, 40 हो, 45 हो, कुछ भी हो, ये रूल फॉलो करना जरूरी है। एंड फॉर एवरीवन 50-20-20-10 रूल जो आपको बहुत काम करेगा यहां से लेके फुल लाइफ। ऐसा नहीं है कि 1 लाख रुपए जो कमा रहे हैं उसके लिए रूल अलग है, जो 10,000 कमा रहा है, ऐसा नहीं है। बेसिक रूल सबके लिए सेम है। जो वो बात कर रहे हैं 50% हम इन्वेस्ट करेंगे, वो लेटर स्टेज पे आता है जब आपने सारे एक्सपेंसेस प्रॉपरली मैनेज कर लिए हो, इमरजेंसी फंड बना लिया। अब इमरजेंसी फंड क्या होता है? मुझे बेसिक से पूछना है कि इमरजेंसी क्या होती है? मेडिकल इमरजेंसी, उसके अलावा क्या क्या इमरजेंसी हो सकती है? काफी सारे इमरजेंसी होते हैं ना, ऐसा तो नहीं है सिर्फ मैं बीमार गिरी और मेडिकल इमरजेंसी। मेडिकल इमरजेंसी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बट इसके अलावा क्या इमरजेंसी हो सकती है? किसी को अगर ज़रूरत पड़ गई इमरजेंसी में, कोई बोला हाँ मेरे को पैसे की ज़रूरत है, हमें इमरजेंसी में चाहिए, तो अपने पास है तो हमने से सीधे देंगे। अगर मैं बोलूँ आप दे दोगे मुझे? नहीं, अपने पास कुछ जब रहता है उसमें पहचान हाँ, किसी को देगा, यस, पूरी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ेगी। राइट। अगर फैमिली में किसी को कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, कुछ हो, कोई भी रीजन से, XYZ रीजन से, तो हम उनको हेल्प करते हैं, वो इमरजेंसी हो गई। नोइंग कि फैमिली तक ही सीमित रखो, बिकॉज जब आप पैसे रोलिंग के चक्कर में जाते हो तो वो बहुत बड़ा डेट बन जाता है, और एक बार किसी को आप पैसा देते हो तो वो वापस आने के चांसेस कम हो जाते हैं। और क्योंकि इंडिया में ऐसा होता है कि हम भरोसे के बेसिस पे दे देते हैं, लेकिन जब पैसे की बात आती है लोगों की नीयत बिगड़ती है। ओके, सो मेक श्योर कि आप किसी को अगर पैसा देते हो दोस्त समझ के, हाँ दोस्त समझ के, और कोई कुछ भी समझ के अगर आप किसी को पैसा दे रहे हो तो मेक श्योर कि वो वैलिड रीजन से हो, ऐसे ही नहीं कि उठ के दे दिया। बट इसके अलावा भी काफी सारी इमरजेंसी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल बारिश का सीजन चालू है और आपने नया घर लिया बट लीकेज स्टार्ट हो गया, तो उसके लिए जो रिनोवेशन का काम होगा वो आपने बजटिंग में तो नहीं लिखा होगा कि यार मेरे को इस मंथ रिनोवेशन करना है। सेम गोज विद अगर किसी के पास एक्टिवा या गाड़ी है या कुछ है, बारिश का सीजन है, या ऐसे ही वो टूट सकता है, कुछ भी ब्रेक फेल हो सकता है, गियर फेल हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपको उसका भी पैसा लगता है। इसके अलावा भी बहुत सारे इमरजेंसी सिचुएशंस आते हैं, जैसे आजकल अगर आपको पता है जॉब लॉस काफी ट्रेंड में चल रहा है, IT बैकग्राउंड में हो गया, कोई भी हो गया, जॉब लॉस हो रही है लोगों की, ऐसे ही ले ऑफ्स हो रहे हैं, राइट, कि जॉब से निकाल दिया। तो जब आपको जॉब से निकाल दिया तो अगले 2-3 महीने जब तक मैं दूसरे जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रही हूँ, या कुछ बीच में जो गैप है तो उसको मैं कैसे फुलफिल करूंगी? तो उसी के लिए हमें इमरजेंसी फंड चाहिए, नॉट जस्ट मेडिकल इमरजेंसीज के लिए, बट ये सारी चीजें आती है कि आपका घर का कुछ काम आ गया, आपके गाड़ी का कुछ काम आ गया, या आपके फ्रेंड को जरूरत है, खुद को जरूरत आ पड़ी, या जॉब लॉस हो गया, तो उसके लिए मुझे पैसा चाहिए नेक्स्ट 3-4 मंथ सर्वाइवल के। क्योंकि एक बार ना जैसे मान लो किसी को 10,000 रुपीज एवरी मंथ सैलरी आ रही है, तो हमें ना वो आदत हो जाती है उस टाइप के लाइफस्टाइल की, राइट, कि नहीं यार 2,000 रुपये मैं हर महीने खाना खाऊंगी बाहर, नो मैटर व्हाट मैं तो खाऊंगी। फिर जब जिस मंथ पैसा नहीं आता है, सैलरी नहीं आती ना, उस मंथ से हमें स्ट्रेस होने लगता है कि अब क्या करूं। तो उसी के लिए हमें इमरजेंसी बना के रखना है। ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी हमने ये चॉकलेट एक रखी तो क्या वो पूरा भर जाएगा, नहीं, एक बाय एक रखना पड़ेगा। वैसे ही एवरी मंथ ना आपको एक बाय एक करके ना आपको वो इमरजेंसी फंड बनाना पड़ेगा। सो इमरजेंसी फंड कैलकुलेट करने का या सबसे बेस्ट तरीका है वो है नेक्स्ट 6 मंथ्स का आपका जो भी एक्सपेंस है। मान लो हर महीने आप 2,000 का एक्सपेंस करते हो, ठीक है, तो 2,000 इंटू नेक्स्ट 6 मंथ्स दैट इज 12,000 रुपीज आपके इमरजेंसी फंड में होने चाहिए। इमरजेंसी का बैंक अकाउंट रखो या घर पे रखो, वो डिब्बे में या कहाँ पे भी, बट रखो, ओके, ताकि आप नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए कुछ भी इमरजेंसी है, क्योंकि 12,000 रुपए हमें लग रहा है यार 12,000 रुपए ही है कुछ नहीं, बट वो ऐसे चले जाते हैं। मेडिकल इमरजेंसी देखो, कुछ हुआ कि 12,000 तो ऐसे चले जाएंगे। घर का एक
इलेक्ट्रिशियन को बुला लो, 2-3 हज़ार रुपए वो ऐसे ही लेके जाएगा, राइट। सो इसके लिए ज़रूरी है कि हम जब भी कोई इमरजेंसी फंड प्लान करें तो हमें एक्चुअल में हमारे पूरे मंथ का खर्चा पता होना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आपकी शॉपिंग, आपकी लग्जरी, वो तो एंडलेस है, वो काउंटलेस है, वो तो हम धाड़ धूड़ कार्ड मारते हो गया। लेकिन एक्चुअल में आपके जो वॉन्ट्स है, जो आपने 50% आपने जो बजटिंग किया है कि 10,000 रुपये मेरा एवरी मंथ एक्सपेंस है, तो 10,000 रुपये इंटू नेक्स्ट 6 मंथ्स, दैट इज 60,000 रुपीज आपके इमरजेंसी फंड में होना चाहिए, राइट। एनी डाउट्स? किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? नहीं, बोर हो रहा है? नहीं बोल नहीं हो रहा है, आप सही बोल रहे हो, लेकिन कोई भी हाउस वाइफ रहेगी ना, वो थोड़ा तो इतना बचत करती है। राइट, मेरी मॉम भी हाउसवाइफ है, तो मैं आपसे रिलेट कर पा रही हूँ कि सबसे बेस्ट जो सेविंग्स करते हैं ना वो हाउसवाइफ्स करते हैं। इधर छुपाएंगे, उधर छुपाएंगे, कोई डब्बे में, कोई अलमारी में, लेकिन रहता है सेविंग्स होता है, राइट। सो ये एकदम बेसिक्स है जो आपको पता होनी चाहिए। अब हमने बहुत सुन लिया कि सेव करो, बचत करो, पैसा बचाओ, बचपन से सुनते आए, मम्मी पापा चाचा चाची सब यही बोल रहे कि पैसे बचाओ, सेव करो, बट कभी किसी ने आपको बोला है कि कैसे सेव करना है? या कभी आपने किसी को पूछा है कि सेव कैसे करें, कहाँ करें? सो मिस्टेक दोनों की है, राइट। मम्मी पापा ने बता दिया हमें कि सेव करो, इन्वेस्ट करो, लेकिन क्या हमने उनको पूछा कि कहाँ सेव करें, कैसे सेव करें, कैसे इन्वेस्ट करें? सो SIP जो बोल रहे हो ना आप, वो यहाँ पे प्लेस होता है, ओके। दो चीज है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में। फर्स्ट, इमरजेंसी फंड। अब क्या होता है ना, यूजुअली हमारा जो एक बैंक अकाउंट होता है, क्योंकि अब सब डिजिटलाइज हो गए, सबके पास बैंक अकाउंट है अभी तो, राइट। बहुत कम लोग कैश, मैं 100% डिजिटल हूँ, मैं कैश ज़्यादा कैरी नहीं करती हूँ कभी। सो आई नो कि जब हम कैश में, मैं जब जब मैं सर्वाइव करती थी ना कैश में, तो मुझे पता है कि पैसे यूं उड़ जाते थे। और अब तो क्योंकि गूगल पे आ गया, अब और ज़्यादा फास्ट उड़ते हैं, क्योंकि जब हमारे जेब में पैसे रहते हैं ना, कैश रहता था, तो हम इमोशनली कनेक्टेड रहते थे कि यार 500 रुपये देने, नहीं देने, छोड़, उससे अच्छा मैं 400 रुपये में बार्गेन करके लूंगी। मेरा ऐसा, मैं तो बहुत अच्छी बार्गेन नेगोशिएटर हूँ, मैं बहुत अच्छा बार्गेन कर लेती हूँ। लेकिन अब जब गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, डिजिटल UPI सब आ गया है ना, हम सोचते नहीं, हम स्कैन कर, अरे 10 ही रुपये ना, स्कैन कर दो, अरे 100 रुपये है ना, स्कैन कर दो, और ये सबके साथ हो रहा है। एंड मैं इतनी शॉपिंग करती हूँ कि मैं ऐसा डेली, मतलब कुछ ना कुछ नहीं चाहिए होगा ना, फिर भी हम कर लेते हैं। सो ये बैड हैबिट्स है जो हम सबको, इवन मुझे, हमें सबको इसको टैकल करना है। बंद तो नहीं होने वाली, क्योंकि आपको अब वो हैबिट हो गई है, वो बंद तो नहीं कर सकते, तो इसको कैसे टैकल करें? क्योंकि अगर आप इमरजेंसी फंड वही सेविंग्स अकाउंट में रखते हो तो वो तो यूज हो जाएगा। अगर घर पे रखते हो तो कोई भाई बहन कोई ऐसे उठा के भाग जाएगा, राइट। वो बोलेगा मेरे पैसे, तुम बोलोगे तुम्हारे, किसी को नहीं पता किसके है वो डब्बे में पैसे, राइट। और बैंक में यही प्रॉब्लम है कि अगर वो बैंक में आप रखोगे ना, तो वो कभी भी यूज हो सकता है। इमरजेंसी का नाम ही है कि भाई आप उसको तब तोड़ोगे जब आपको एक्चुअल में इमरजेंसी आए, ना कि भाई शॉपिंग करनी है, वो इमरजेंसी तो नहीं हुई, शॉपिंग इज नेवर एन इमरजेंसी, राइट। तो जब हम इमरजेंसी फंड की बात करते हैं ना, तो या तो आप उसके लिए अलग से बैंक अकाउंट रखो, जहां पे कोई गूगल पे, कोई डेबिट कार्ड, कोई क्रेडिट कार्ड, कुछ भी लिंक ना हो, राइट। मैं 2000 रोज हर महीने में पापा को देखती हूँ इमरजेंसी के लिए। ओके, दैट इज अ गुड आइडिया। अगर आपके घर पे कोई ऑलरेडी संभाल रहा है तो वो अच्छी चीज है, लेकिन आपकी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि एटलीस्ट 6 months to 1 year। आई एम नॉट सेइंग कि आपके पापा को डाउट करो, आई एम सेइंग कि आप रिस्पॉन्सिबल बनो कि पापा मैंने जो पैसे दिए वो आपने कहाँ रखे, क्या वो घर पे पड़े? अगर घर पे पड़े तो उसका कुछ यूज नहीं है, क्योंकि फर्स्ट चूहे का बहुत प्रॉब्लम है इंडिया में, चूहा खा सकता है पैसा। सेकेंड, कभी यूज हो सकता है किसी और वजह से, किसी और के लिए। तो आपको जब, अगर मान लो कल आपको चाहिए, आपने बोला 2000 रुपये आप दे रहे हो एवरी मंथ, ओके, 6 महीने दिए, 12,000 रुपये हो गया, अब आपको सच में चाहिए, कोई भी रीजन से, आप पापा को बोलोगे तो पापा क्या पूछेंगे, बेटा क्यों चाहिए? तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा ना कि यार मेरे ही पैसे, मेरे को ही सवाल हो रहा है। अच्छा, सी व्हेन यू आर एट दैट एज कि आप खुद कमा रहे हो, आपको नहीं अच्छा लगेगा कि कोई मेरे पैसे के लिए मुझे सवाल करे,
राइट। आई एम नॉट सेइंग पापा रॉन्ग है या पापा को देना रॉन्ग है, आई एम सेइंग कि हम खुद रिस्पॉन्सिबल है, तो हमें एटलीस्ट 6 महीने में एक बार पूछना चाहिए कि पापा वो पैसे सही है, इफ नॉट कि हम कहीं इन्वेस्ट कर दे, क्योंकि अब आपको जमा हो गया, आपके पास 12,000 रुपए जमा हो गए, तो कहीं अगर मैं पैसे लगाऊंगी, इन्वेस्ट करूंगी या सेव करूंगी, तो एटलीस्ट बेटर रिटर्न्स मिलेंगे कुछ तो, क्योंकि घर पे पड़े पड़े पैसा कुछ नहीं होने वाला। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आपके भाई के लिए या बेटे के लिए या बेटी के लिए किसी के लिए खाना बनाते हो, तो वो वैसे ही स्टोर रहेगा तो मजा आएगा क्या? नहीं आएगा, राइट। वो ऐसे ही सड़ जाएगा, मजा नहीं आएगा। मजा कब आएगा? जब वो बच्चा या भाई बहन या मम्मी पापा जो भी है वो खाए, राइट। और वो खाने के बाद ऐसे सो गए तो मजा आएगा? नहीं। आपको चाहिए कि अप्रिशिएट करे, आपको चाहिए कि नहीं, अगर मैंने उसको अच्छा खाना खिलाया तो यार मार्क्स तो अच्छे चाहिए मुझे, अगर मैंने आपको ये लेके दिया तो मुझे ये चाहिए, राइट। सेम वे जब आप पैसा कमा रहे हो या आपको पैसा घर से मिल रहा है ना, तो उसको काम पे लगाओ, ना कि रेस्ट मोड पे डाल दो। अगर वो स्लीप मोड पे जा रहा है, अगर वो ड्रॉअर में ही पड़े, तो वो सही नहीं है। बैंक अकाउंट में उतने ही पैसे होने चाहिए जितना आपका मंथली एक्सपेंसेस है, उससे ज्यादा पैसे मत रखो बैंक में, क्योंकि आजकल स्कैम्स कहाँ पे भी होते हैं, कहीं से भी पैसे उड़ जाते हैं। सो बैंक अकाउंट में पैसे उतने ही रखो जितना मेरा मंथ का या 2 मंथ का या 3 मंथ का ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंस रखो। अगर हर मंथ मेरा 6,000 का खर्चा है, 18,000 से ज्यादा बैंक में मत रखो। बाकी इमरजेंसी फंड है उसके लिए या तो आप एफडी करवा दो, 6-7 महीने की एफडी या 8 महीने की, 10 महीने की, 12 महीने की, वो एफडी करवा दो। या फिर आप लिक्विड म्यूचुअल फंड्स आते हैं जो छोटे छोटे टर्म्स के लिए रहते हैं, जहाँ पे आपको 8 to 10% के भी रिटर्न्स मिलते हैं। और म्यूचुअल फंड, क्या आपको पता है म्यूचुअल फंड क्या होता है? थोड़ा थोड़ा पता है, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है ना, मान लो कि मुझे कुछ खरीदना है पर मेरे पास पैसे नहीं है, ओके। कोई चीज है 1 लाख रुपए की है, खरीदने ही 1 लाख रुपीज के मुझे खरीदनी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, मैं चंदा इकट्ठा करूंगी। मैं बोलूँगी यार 500 रुपया, यार 500 रुपये, यार 1000 रुपया, 2000 रुपया, 3000 रुपये, ऐसे करके सब पैसे देंगे और फिर ये सारे पैसे से मैं उसको खरीदूंगी, ओके। म्यूचुअल फंड में सेम होता है। हम यहाँ पे कोई प्रोडक्ट की बात करें, म्यूचुअल फंड में हम किसी इक्विटी में, किसी प्रोडक्ट में डाल रहे जो आगे ग्रो करेगी। जैसे आपका रिलायंस है, रिलायंस में डाल रहे, वो कंपनी रिलायंस कंपनी में डाल रही है, HDFC बैंक में पैसा डाल रही है, ICICI बैंक में डाल रही है, SBI में डाल रही है, जो भी बड़े बड़े कंपनीज है, छोटे मोटे कंपनीज है, उनमें पैसा आगे डालती है। तो मैंने सबसे पैसा लिया म्यूचुअल फंड, मैं एक कंपनी हूँ, म्यूचुअल फंड कंपनी हूँ, मान लो HDFC म्यूचुअल फंड हाउस हूँ मैंने इनसे 500 लिए, इनसे 1000 रुपए लिए, इनसे 2000 लिए, किसी ने 500, 1000, 2000 ऐसे करके दिया। अब मेरे पास 1 लाख रुपए जमा हो गए, मैं वो पैसा इन्वेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। अब आप बोलोगे यार मैंने तो पैसे दिए, अब मुझे क्या? तो उस पर आपको रिटर्न्स मिलते हैं। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी ना, एवरी ईयर आप यहाँ पे काम करते हो तो आपको भी पता है कि यहाँ पे प्रॉफिट्स होते हैं, राइट। कोई भी अगर आप ये प्रोडक्ट्स बेचोगे तो उस पर प्रॉफिट भी होगा, राइट। ऐसा तो नहीं है कि आप फ्री में दे रहे हो किसी को। तो मान लो 10 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो वो 10 रुपया कंपनी के इसमें दिखेगा और वो आपको फिर उस हिसाब से बांटेंगे। मतलब अगर इन्होंने 500 दिया तो मे बी इनको 500 एक, इन्होंने 1000 दिए, 1000 2 रुपया, क्योंकि इनको 1 रुपया मिला, इनको 2 रुपया मिला। जितना आप इन्वेस्ट किया उतना आपको रिटर्न्स मिलते हैं, राइट। समझे? ये होता है म्यूचुअल फंड। अब जब इमरजेंसी फंड की बात आती है तो वो पैसा ना पहले तो अलग बैंक अकाउंट में रखो। अगर बैंक में रखना है जहाँ पे आपको 3-4% के रिटर्न्स मिलते हैं तो अलग बैंक अकाउंट में रखो। जहाँ से आप एक्सपेंस करते हो या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI ये सब लिंक्ड है, वहां पे पैसा मत रखो, ओके। अब आप बोलोगे यार 3-4% का रिटर्न्स नहीं, मुझे कुछ अच्छा रिटर्न्स चाहिए, क्योंकि मेरा 12,000 रुपया मेरे पास सेविंग्स है, किसी के पास 20,000 होगा, किसी के पास 8,000 होगा, जो भी है, तो मेरा अमाउंट बड़ा है तो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए। तो फिर आता है हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट, जहाँ पे आपको 6-7% के भी रिटर्न्स मिलते हैं। तो मान लो आप कोई भी बैंक में जाओ, जैसे अगर मान लो आपका कौन से बैंक में अकाउंट है? महाराष्ट्र बैंक, ओके। तो अगर वो जाएंगे महाराष्ट्र बैंक में, उनको बोला हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट बताए, तो वो इंटरेस्ट आपको ज्यादा देता है, तो इमरजेंसी वहां पे रख दो फंड, ओके। अगर आपको बैंक में ही रखना है पैसा तो आपके बैंक से दूसरे मतलब सेकेंड अकाउंट ओपन करो हाई इंटरेस्ट, जहाँ पे आपको 5-6-7-8% के रिटर्न्स मिलते हैं, ओके। थर्ड ऑप्शन रहता है आप SIP कर दो। अगर मान लो कि SIP लिक्विड फंड मतलब जो छोटे छोटे टाइम के लिए रहती है। अब SIP में भी ना 3 टाइप के रहते हैं।
पहले तो एसआईपी क्या होता है मैं ये समझाती हूँ। जैसे मैंने म्यूचुअल फंड समझाया, किसी को डाउट है म्यूचुअल फंड क्या होता है? समझा मैं जो बोल रही हूँ? ओके। तो म्यूचुअल फंड मतलब एक कंपनी होती है जो आपके बिहाफ पे पैसा डालती है स्टॉक्स में, गवर्नमेंट कंपनीज में, ये सब में। ओके। अब बारी आती है कि म्यूचुअल फंड में हम पैसे कैसे दें। अब ये बोल रहे कि नहीं यार मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मेरे पास तो 2-3 लाख रुपए जमा हो गए। अब इनके पास 2-3 लाख रुपए एक बार के लिए जमा हुए, राइट। दूसरा है कि मैं एवरी मंथ सैलरी कमा रही हूँ, उसमें से मैं चाहती हूँ कि हर मंथ 500, 1000 रुपया, 2000 रुपया मैं इन्वेस्ट करूँ। ओके। तो म्यूचुअल फंड में 2 वे होते हैं पैसे इन्वेस्ट करने। एक होता है लमसम, यानी आप एक टाइम पैसे डालते हो, आपको बोनस मिला, आपके पास पैसे जमा थे, कोई फ्रेंड ने अचानक से रिटर्न किए पैसे, तो आप ना वो सब लमसम इन्वेस्टमेंट हो, यानी मैं एक टाइम कहाँ पे तो इन्वेस्ट कर रही हूँ। एसआईपी का मतलब है कि एवरी मंथ मेरी जो भी सैलरी आ रही है उसमें से, जैसे आप ईएमआई भरते हो एवरी मंथ कुछ ना कुछ पैसे कटते हैं, वैसे एसआईपी होते हैं हर महीने कुछ पैसे कटेंगे। बट यहाँ पे आप बैंक को पैसे नहीं दे रहे हो, आप दे रहे हो म्यूचुअल फंड को, ताकि वो इन्वेस्ट करे आपके बिहाफ पे। ओके। तो मे बी 500 रुपया, 1000 रुपया, 5000 रुपया, 2000 रुपया, जो भी आपका मंथली इसमें से सेव हो रहा है वो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी आप हर महीने कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो विदाउट ब्रेकिंग योर अदर थिंग्स। ओके। और लमसम मतलब कि आप वन टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। मान लो मैं इसमें एवरी मंथ इन्वेस्ट कर रही हूँ, बट इस मंथ मुझे बोनस आया, तो मैं क्या करूँ, मैं इसमें वापस से इन्वेस्ट कर सकती हूँ लमसम के थ्रू। सो आपको जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है 2 ऑप्शन रहते हैं। एक होता है लमसम, जहाँ पे आप एक टाइम में इन्वेस्ट करके छोड़ दो। दूसरा होता है एसआईपी के, हाँ यार मेरी सैलरी आ रही है इस मंथ से, तो एवरी मंथ मैं 500, 1000 जो भी अमाउंट है वो मैं इन्वेस्ट करूंगी। ओके। सो दिस इज बेसिक एसआईपी। और आपका म्यूचुअल फंड क्या होता है, एसआईपी क्या होता है और लमसम क्या होता है। कोई डाउट से कुछ है? मतलब समझ रहा है लोगों को? मतलब सी डाउट्स तब नहीं रहते जब या तो आपको सब कुछ समझ गया या तो आपको कुछ नहीं समझ रहा है, सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या चीज है यहाँ पे। नहीं समझते हम लोग, म्यूचुअल फंड का बोल रहे हैं ना, तो मैं जो भर रही हूँ ना वो बैंक में रिकरिंग है। अच्छा, 5000 का रिकरिंग डिपॉजिट कर रहे हो आप? ओके। मंथली, हर मंथली। तो आप ये म्यूचुअल फंड का मुझे मालूम ही नहीं था क्या है, ओके। थोड़ा अच्छा लगा कि नहीं हाँ। उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। राइट। सी अब आरडी और म्यूचुअल फंड का मैं डिफरेंस बताती हूँ। आरडी मतलब जब हम फिक्स डिपॉजिट तो पता है आप सबको, एक टाइम पैसे डालो, और रिकरिंग डिपॉजिट जो ये कर रहे हैं उसका मतलब है कि एवरी मंथ मैं बैंक को पैसे दे रही हूँ। अब यहाँ पे 2 डिफरेंस है म्यूचुअल फंड और आरडी में। ओके। आरडी इज रिकरिंग डिपॉजिट। फर्स्ट कि आरडी में ना आपको एक टेन्योर दिया रहता है 3 साल का, 5 साल का, तो वो टेन्योर के पहले आप ब्रेक नहीं कर सकते हो। अगर आप ब्रेक करते हो तो अप्रॉक्स 1% की पेनल्टी लगती है। ओके। बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, कोई 0.75, कोई 1%, कोई उससे कम, तो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है वो कितनी पेनल्टी लगाते हैं। प्लस आरडी में आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? मेरा तो मतलब 12 महीने का ऐसा कुछ, हाँ, 6-7% का कुछ मिलता रहेगा, राइट? इतना नहीं मिलता है लेकिन हाँ, इतना नहीं मिलता है, मतलब ये तो मैंने अबव ब्रैकेट बोला। म्यूचुअल फंड में अगर आप बेसिक से बेसिक म्यूचुअल फंड में भी जाते हो तो भी आपको 8 to 10% के रिटर्न्स मिलते हैं। ओके। म्यूचुअल फंड में अलग अलग कैटेगरीज रहती है, बट पहले आप समझो कि म्यूचुअल फंड क्या है। ओके। तो बेसिक म्यूचुअल फंड जो रहते हैं वो भी आपको 8 to बोला तो 12 महीना नहीं। अगर आपको आज इन्वेस्ट करना है, मान लो 1 महीने बाद कुछ इमरजेंसी आई, कुछ हुआ, पैसे की रिक्वायरमेंट, तो आप उसको ब्रेक कर सकते हो। कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कोई नहीं, आपके पैसे आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। सेकेंड जो म्यूचुअल फंड और आरडी का डिफरेंस है वो ये है कि म्यूचुअल फंड में आपको पहला तो ये हो गया कि आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगने वाली है। सेकेंड, टेन्योर कुछ भी रख सकते हो, कोई फिक्स टेन्योर नहीं कि इतने साल के लिए आपको इन्वेस्ट करना ही है। ओके। उसमें भी रहता है ना, मतलब 12 महीने का, हाँ, मतलब आप कितने भी महीने कर सकते हो। और अगर बीच में से निकालना है वो पैसा
निकाल सकते हो, मैं वही बता रही हूँ। एफडी और आरडी में आप पैसा नहीं निकाल सकते हो बीच में से, वरना पेनल्टी लगती है। बट म्यूचुअल फंड में आप पैसा बीच में से निकाल सकते हो क्योंकि उसमें पेनल्टी नहीं लगती है, कोई पेनल्टी नहीं लगती। तो आप अगर मान लो कि हर महीने जैसे आपने बोले 5000, सो अगर आपको 5000 पे 4-5-7% का रिटर्न्स मिल रहा है तो यहाँ पे 8-10% बेसिक रिटर्न्स मिलते हैं। ओके और ये सारे आई एम टेलिंग यू कि बड़ी कंपनीज जैसे रिलायंस का भी खुद का म्यूचुअल फंड आया, तो बड़ी कंपनीज के म्यूचुअल फंड में जाओ, निप्पॉन इंडिया हो गया, HDFC हो गया, ICICI हो गया, क्वांट हो गया, बहुत सारे 40-45 कंपनीज है, बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज है उनके म्यूचुअल फंड देखो। मोर देन 2500-3000 म्यूचुअल फंड स्कीम्स है इंडिया में। उसमें से आपके रिस्क को कितना क्या सूट करता है, क्योंकि हाई रिस्क में 20-25% के भी रिटर्न्स मिलते हैं, लो रिस्क में 8-10% के रिटर्न्स मिलते हैं। तो मैं वही बता रही हूँ कि अगर आप कंजर्वेटिव है, आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, आप एफडी में पैसा रख रहे हो या आरडी में पैसा रख रहे हो, उससे ये बेटर है जहाँ पे आपको 8-10% तो रिटर्न्स मिलेंगे। यस, एनी क्वेश्चंस? मतलब समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? समझ रहा है? ओके। अब और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट पे आता है कि क्या लोन लेना सही है या गलत है। अभी इसमें मिक्स रिव्यूज हो सकते हैं, किसी को ये नहीं। यस, लोन लेना रॉन्ग नहीं होता, सही भी होता है, ज़्यादा नहीं ऐसे रॉन्ग होते हैं। ओके। आपस में डिबेट मत करना, मुझे बताना प्लीज। यस, नहीं लेना ही पड़ेगा ना। आपको लेना है लोन तो आप लीजिए, अदरवाइज आपको नहीं मुझे मोबाइल चाहिए, आईफोन चाहिए, उसके लिए लोन लेना तो वो नहीं लेना चाहिए। ओके, गुड पॉइंट, मेरा एग्जाम्पल था वो। ओके, कोई हाथ रेस कर रहा था यहाँ पे। ओके, आपका क्या व्यू पॉइंट है? उन्होंने बोला लोन क्यों नहीं ले सकते, हमारा सामने वाला हेल्प नहीं कर रहा है, बजट होना चाहिए, लोन ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? ओके, लोन लेते भी तो टाइम पे भरते तो ठीक पड़ता है, अगर लोन मतलब लेट भरे तो उसमें से टैक्स तो लगता ही है ना, नहीं इंटरेस्ट इंटरेस्ट लगता है, अपना काटा पर राइट। अब यहाँ पे मिक्स क्वेश्चंस, मिक्स आंसर्स है, अपने अपने में डिबेट मत करना और झगड़े मत करना सेशन के बाद में। हमें ना बचपन से बोला गया है कि लोन लेना बुरी बात है। अब मैं खुद की फैमिली की बात करती हूँ, आई कम फ्रॉम जैन फैमिली, मैं बिजनेस फैमिली से आती हूँ, तो हमारे घर पे कोई भी आइटम्स लोन में नहीं है। ओके, बचपन से मुझे सिखाया गया है कि लोन में नहीं लेना चाहिए, ये वो वॉट एवर इट इज, ठीक है। वही जगह मैंने मेरे फ्रेंड्स को देखा जो जिनका घर पे टीवी हो, गाड़ी हो, घर हो, फोन हो, हर चीज लोन पे है। अब ना ही यहाँ पे मैं सही हूँ ना ही वो गलत है, कोई सही है कोई गलत नहीं है। ओके, ये माइंड पे डिपेंड करता है, ये आपके फाइनेंशियल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। एंड मेजरली दो टाइप के लोन रहते हैं, एक होता है गुड लोन, एक होता है बैड लोन। अब अगर आपके घर पे कोई भाई है या बच्चा है या किसी के लिए एजुकेशन लोन लेना है, ओके, अब एजुकेशन लोन का मतलब ये नहीं है कि बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ पे भी दो कंडीशन है, फर्स्ट कि अगर कॉलेज अच्छा है, प्लेसमेंट अच्छा दे रहा है, सब सेट है, उसको अच्छा पैकेज मिलने वाला है, तो यस एजुकेशन लोन इज गुड। अगर वही जगह पे आपने कोई बहुत बड़ा लोन ले लिया, 15-20 लाख रुपए का एजुकेशन लोन, बट कॉलेज एकदम फालतू निकली, ना वो प्लेसमेंट दे रहा है, ना कोई जॉब की गारंटी, तो ये आपका बैड लोन हो जाएगा, क्योंकि आपको फिर भी भरना है उसको प्लेसमेंट मिले या ना मिले। सेम गोज विथ योर होम लोन। अब होम लोन ना लोगों को ये है कि यार घर लेना है। अब जब हमने डिस्कस किया कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, तब किसी एक जन ने बोला था कि हम ना जलते हैं लोगों से, हम लड़कियां ना जलते हैं, यार उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास। तो क्या घर के लिए भी ऐसा करना चाहिए कि उसका 3 BHK का घर है, मेरा भी 3 BHK का होना चाहिए? अपना जो है उसमें खुश रहना है। तो क्या होता है ना, जब हम कोई भी लोन लेते हैं तो फर्स्ट थिंग कि आपकी जो भी इनकम है उसके 30% से ज्यादा EMI नहीं होना चाहिए। 30% मैक्सिमम, कितने भी लोन हो, होम लोन, कार लोन, फोन लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन और जितने भी मैरिज लोन, ये वो जितने भी लोन है, वो 30% मैक्सिमम होना चाहिए। मतलब अगर मैं 10,000 रुपया कमा रही हूँ, मेरी इनकम 10,000 रुपया है,
तो मेरा जो लोन है वो 3000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसका जो लोन का इंटरेस्ट जा रहा है या लोन जा रहा है एवरी मंथ, EMI जा रही है, वो 3000 से नहीं होनी, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब अगर कोई कपल है जो मतलब मैरिड है या ऑलरेडी बेबी है, या अगर वो होम लोन की ट्राई कर रहे हैं, तो दोनों की इनकम मैच करो। ओके, मान लो आप 30,000 कमा रहे, आपके हस्बैंड 70,000 कमा रहे, 1 लाख रुपए कमा रहे, उसका 30% यानी 30,000 से ज्यादा लोन की EMI नहीं होनी चाहिए। कोई भी लोन हो, होम लोन, कार लोन, सबको मिला के, होम लोन में 20 गया, कार लोन में 5 गया, फोन में 2,000 रुपए EMI गई, आई एम जस्ट गिविंग यू रफ फिगर्स, शादी के EMI, बच्चे की शादी है उसके लिए गया, तो ये सब मिला के 30,000 से कम होना चाहिए। यानी एक फिक्स फिगर रखो कि 30% से ज्यादा मेरा लोन का EMI नहीं जाना चाहिए। ओके, अगर इससे ज्यादा जा रहा है तो सेकेंड थॉट दो कि क्या ये जरूरी है। जैसे एजुकेशन लोन को आप पोस्टपोन नहीं कर पाओगे क्योंकि बच्चे के फ्यूचर का सवाल है, तो मे बी, बट इसमें भी आप खुद को सवाल करो कि क्या मैंने सारी बैंक्स को चेक किया। अगर चलो बेसिक, अगर लोन लेना है तो आपके क्या क्वेश्चंस रहेंगे? 4-5 कुछ तो क्वेश्चंस रहेंगे ना, जो हम बैंक को पूछेंगे या हम किसी को पूछेंगे या एटलीस्ट अपने हस्बैंड से, पार्टनर से, फादर से, मदर से डिस्कस करेंगे। कुछ तो क्वेश्चन है। मान लो कि आपको कोई भी पर्सनल लोन लेना है या एजुकेशन लोन लेना, तो आपके मन में क्या सवाल आएंगे कि मुझे क्या पूछना है? एक जन सबका, मतलब इंटरेस्ट कितना आएगा? हाँ, फर्स्ट इंटरेस्ट कितना आएगा, सेकेंड कितने मंथ, टेन्योर कितना है, इन बैंकिंग लैंग्वेज उसको टेन्योर बोलते हैं कि कितने टेन्योर का, कितने इयर्स के लिए मैं लोन ले रही हूँ। थर्ड, 7 से 8 सवाल तो यार बेसिक है यार। मेरे को लगता है सबसे पहले ये पूछना चाहिए कि क्या हमें लोन की जरूरत है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी ना हम इसीलिए ले लेते, जज्बात में ले लेते हैं कि यार ले लेते हैं, या कभी कभी फोन, हम यूजुअली ये फोन लोन का जो है ना, यार उसके पास आईफोन है मुझे भी लेना है, और इसी चक्कर में हमारा भले सैलरी कम हो, इनकम को कम हो, या फैमिली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कम हो, फिर भी हम ले लेते हैं। ये यूजुअली फोन, कार इसके चक्कर में होता है क्योंकि अमाउंट छोटा है लेकिन हमें लेना है। बट जब घर की बात आती है तब तो कोई कंपेयर नहीं कर रहा है, यार उसका 3 BHK, मेरा क्यों 1 BHK या 1 रूम किचन है, ये हम नहीं करते, राइट? क्योंकि तब वैल्यू अमाउंट बढ़ जाती, तब हम वो उस माइंड में नहीं आते। सो सबसे पहले क्वेश्चन ये करना है कि क्या मुझे सच में लोन की जरूरत है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि लोन सही है या गलत है, क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे जरूरत है। अगर है तो क्या मेरे पास सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट ये सब है कि मैं उसको फुलफिल कर पाऊँ, क्योंकि एट द एंड लोन एक आपके लिए स्ट्रेस है, ये आपके लिए डेट है। ओके, अगर आप टाइमली नहीं पे करते, कितनों को नहीं पता रहेगा ये चीज, बट हम ना अगर जब टाइमली पे नहीं करते, वो भले क्रेडिट कार्ड का बिल क्यों ना, क्रेडिट कार्ड इजीली हमको चिपकाया दिया जाता है। आजकल स्कूल में भी क्रेडिट कार्ड्स आ गए, स्कूल कॉलेजेस में, कि आप 18 टर्न हो, आप 16 टर्न हो, स्कूल बच्चे लोग को चिल्ड्रंस क्रेडिट कार्ड कुछ बोलते हैं, वो भी आ गए मार्केट में, जबकि उनको तो कुछ पता ही नहीं है पैसों का। क्या हमारा फाइनेंशियल एजुकेशन अब तक इतना इम्प्रूव हुआ है कि उनको हमने पैसों का चीजें सिखाया स्कूल में? हम कब सीखते हैं? जब हम 20, 25, 30, 35 ईयर्स के होते तब सीखते हैं। तो कैसे हम किसी को क्रेडिट कार्ड दे देते जबकि वो एक डेट ट्रैप बन सकता है। अगर आप कोई भी क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरते हो, फॉर एग्जाम्पल इस मंथ आप एकदम रेगुलर हो, आपने बोला कि एकदम रेगुलरली पे करो तो लोन कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रेगुलर हो, बट इस मंथ मेरी मम्मी बीमार हो गई, मेरे सारे पैसे उधर चले गए, तो मेरा क्रेडिट कार्ड बिल मिस हो गया, राइट? तो अब ये जो बिल मिस हुआ है ना, उस पर आपको 3 to 4% का इंटरेस्ट लगता है एवरी मंथ, यानी साल भर का 40 to 45% का इंटरेस्ट लगता है। मतलब जितना आपने मान लो 10,000 का अमाउंट है तो 45% यानी 4,500 रुपये आप उस पर दे रहे हो, है कि नहीं? तो जब भी आपको कोई क्रेडिट कार्ड देता है या लोन के लिए आप अप्लाई करने, तो आप पहले सोचो क्या मैं उसको अफोर्ड कर पाऊंगी। इंटरेस्ट यस बहुत मैटर करता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए जब होम लोन, कार लोन वगैरह लेते हो तो इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है कि यार 8.5% है कि 8.25 है कि 8%, ये बहुत मैटर करता है। बट सबसे पहले मैटर करता है कि क्या मुझे उसकी जरूरत है। सेकेंड, इंटरेस्ट यस डेफिनेटली मैटर करता है। थर्ड, टेन्योर बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर आप 20 साल के लिए लेते हो
तो उसका इंटरेस्ट ज़्यादा आता है। ओके, मंथली इंटरेस्ट कम आएगा बट ओवर द पीरियड आप जो 20 साल में भरोगे वो ज़्यादा आएगा। ओके, या फिर आप 10 साल में भर रहे हो तो क्या आपकी कैपेसिटी है कि मैं 10 साल में भर दूं, ये मैटर करता है। तो जो टेन्योर है वो मैटर करता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट जिसके बारे में किसी ने नहीं बोला, मतलब शायद ही नहीं पता रहेगा आपको, कि फ्लोटिंग इंटरेस्ट है या फिक्स्ड इंटरेस्ट है। यानी अगर मैंने कोई लोन लिया है तो उस पर ना 2 टाइप के इंटरेस्ट रहते हैं। फर्स्ट होता है आपका फिक्स्ड इंटरेस्ट, जो आपको SBI या बैंक ऑफ इंडिया या ICICI, HDFC, कोई भी बैंक बोलेगी 8% का इंटरेस्ट है, आपको इतने में मिलेगा। ओके, तो ये हो गया कि 8% आप नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए, अगर आपने होम लोन लिया है 10 साल के लिए, 8% का आप इंटरेस्ट भरोगे। ओके, सेकेंड होता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट, यानी जैसे जैसे मार्केट में ऊपर नीचे होता है, रेपो रेट वगैरह जो रेट्स होता है जो RBI डिसाइड करती है, अगर वो ऊपर नीचे होता है तो उस हिसाब से मेरा इंटरेस्ट रेट भी फ्लक्चुएट होगा। मतलब आज 8% है, कल 8.25 भी हो सकता है, कल 7.75% भी हो सकता है। ओके, सो आपको डिसाइड करना है कि अगर मेरा लॉन्ग टेन्योर है और मुझे लगता है कि मार्केट फ्लक्चुएशन, मार्केट डाउन जा सकती है, तो फिर मेरा फ्लोटिंग रेट अच्छा है क्योंकि वहां पे मुझे इंटरेस्ट कम आएगा। अगर मैं फिक्स्ड इंटरेस्ट पे जाती हूँ तो मेरा इंटरेस्ट तो उतना ही आएगा, मतलब मार्केट ऊपर हो नीचे हो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरा उतना ही इंटरेस्ट आएगा। सो ये सवाल आपको करना है कि फ्लोटिंग रेट है या फिक्स्ड है। अगर फ्लोटिंग है तो पिछले साल का थोड़ा देखो, डेटा देखो कि कितना हमें कितना बेनिफिट मिल सकता है। फिर आता है कोई भी लोन लेते वक्त कि प्रोसेसिंग फीस, एक्स्ट्रा चार्जेस, अगर मैं प्री पे करती हूँ तो उसके कितने चार्जेस लोगे। कुछ टाइम होता है ना, जैसे कि मैंने लोन लिया है 3 से 4 साल का, लेकिन अब मेरे पास 2 साल में ही पैसा आ गया, मेरे को उसको क्लोज करना है, बस हो गया, लोन पूरा खत्म करना है। उस पर भी बैंक वाले कभी कभी नाटक करते कि नहीं, अब आपने कैसे इतना जल्दी पे कर दिया, मेरा तो इंटरेस्ट चला जाएगा ना, क्योंकि आप जल्दी पे करोगे तो उनका तो नुकसान है ना। तो वो बोलेगे कि नहीं, अब इतना पेनल्टी लगेगी। क्यों लगेगी भाई, मैं तो ज्यादा दे रही हूँ ना पैसा, मैं पहले ही पे कर। सो ये सारे टर्म्स आपको पता होने जरूरी है। और आपको पता है, भले वो बोले कि टर्म्स में ये लिखा है, आप कभी भी नेगोशिएट कर सकते हो। बी अ वेरी गुड नेगोशिएटर, आपको नेगोशिएट करने आना चाहिए, आपको बार्गेन करना आना चाहिए, वो भले चाहे कितनी बड़ी बैंक हो। आपको बोलना होगा कि नहीं यार मैं प्रीपे करूंगी तो इसका पैसा कम कर दो। आप बोलोगे नहीं, अगर आप मैं मांगूंगी नहीं तो आप दोगे नहीं मुझे, राइट। आप अगर मुझे ये चाहिए तो मुझे मांगना पड़ेगा ना, मैं ऐसे तो नहीं निकल सकती, राइट। तो अगर मुझे चाहिए कुछ नेगोशिएट करना, कुछ बात करनी, तो मुझे उसके लिए बोलना पड़ेगा और उसके लिए मुझे पता होना भी जरूरी है। सो मेक श्योर कि आप जब भी लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, तो आपको पहले चीजें पता हो और फिर आप अप्लाई करो। चाहे आपको पापा से पूछना पड़े, किसी से भी पूछना पड़े, पर पूछो लेने से पहले, क्योंकि एक बार लोन ले लिया ना, फिर वो बैड लोन है कि गुड लोन, वो तो आप ही जानो। अब बैड लोन में जैसे किसी ने आईफोन का केस बताया कि यार है, तो वो बैड लोन हो जाता है, क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट, मतलब मेरी जरूरत के बाहर अगर मैं जाके लोन ले रही हूँ ना, तो वो मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर वैसे लोन लेने का मतलब नहीं है। 30% रूल, अगर EMI उसके अंदर आ रही है तो राइट, वो गुड लोन है और जरूरत है इसके लिए मैं ले रही हूँ। बट अगर जरूरत नहीं है और 30% से ज्यादा भी जा रहे हो तो वो बैड लोन हो गया। और कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड कितने जन यूज करते हो? ओके, 1 जन, काफी कम लोग यूज करते। बट अगर आप क्रेडिट कार्ड फ्यूचर में भी यूज करो ना, तो वहां पे 2-3 ऑप्शंस रहते हैं पे करने के। एक होता है मिनिमम ड्यू, यानी कि आप 500, आपका बिल आया है 6,000 रुपया और वो बोल रहे मिनिमम ड्यू 500 रुपया है, तो आप बोलोगे यार 500 ही तो मैं पे कर देती हूँ। बट यहाँ पे स्कैम है, वो बोलेंगे 500 भर दो बस हो गया, लेकिन आपको भरना पूरा है। आपका, मेरा मंथ का, अगर मैंने मंथली खर्चा 6,000 रुपया किया है, मैं 500 भर दूंगी तो बैंक वाले पागल तो नहीं है, राइट। वो आपको ट्रैप करे, वो क्या बोल रहे 500 भर दो बस हो गया, बट वो जो डिफरेंस है 5,500 का, उस पर आपको 3 से 4% का इंटरेस्ट लगाएंगे, यानी अगेन 40-45% का इंटरेस्ट ईयरली, और ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। ओके, सो जब भी आप क्रेडिट कार्ड लेते हो या कोई भी, ये लोन में भी एप्लीकेबल है, कोई भी चीज आप लेते हो ना, तो आपको सामने से पूछना है कि क्या मुझे वो जरूरत है, क्या मैंने वो स्वाइप किया है, वो सही स्वाइप किया है या नहीं किया है, क्या मुझे करना चाहिए, ये खुद से सवाल करो और फिर वो स्टेप करो। क्योंकि पैसे किसके हैं?
अपने है ना, खुद के, या तो मैं खुद कमा रही हूँ या पापा या कोई ना कोई कमा रहा है, सिस्टर ब्रदर जो भी है, बिकॉज आई एम एन एल्डर सिस्टर, तो मैं मेरे भाई के लिए तो मैं कार्ड मशीन हूँ। सो मतलब खुद के पैसे तो सोच समझ के यूज करो, कहाँ पे भी स्वाइप मत करो। लोन लेते वक्त 10 बार सोचो, बिकॉज लोन के ट्रैप में एक बार फंस गए तो फंस गए। तो आपको डिसाइड करना है कि ये चीज मेरे लिए अच्छी है या नहीं है, राइट? बीट लोन, बजटिंग तो कंपलसरी सबको करना है। प्रॉमिस आज से करोगे बजटिंग एवरी मंथ, कुछ भी हो हम एक एक्टिविटी करें छोटा सा, आपकी जो भी मंथली सैलरी, अप्रॉक्स सैलरी, मुझे किसी की सैलरी नहीं डिस्कस करनी है, सैलरी है या जो भी है, आप एक बुक में या फोन में लिखो और उसको 50-20-20-10 में डिवाइड करो और 1 मिनट के लिए थॉट दो, क्या मेरा उतने में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके, लेट्स डू इट। करें, आप सब कर सकते हो। और मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, किसी एक का मैं वो डिस्कस करूंगी। फिर अप्रॉक्स अमाउंट से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है जो आपकी सैलरी है वो एक्चुअल अमाउंट लेनी है। हम लोग तो हाउस वाइफ है, हमारी सैलरी नहीं रहती। तो देते हैं ना मंथली कि तुम इतने में, मेरे को तो 10 ही देते हैं, उसमें तुम घर का चलाओ। बचता है, उसमें से ही मैं बचत करती हूँ। हाँ, तो आपका जो 10,000 है आप उसको डिवाइड कर सकते हो और एक बार थॉट दो कि क्या मेरा इतने में घर चल रहा है, मतलब चीजें हो रही है। बचता भी है, वेरी गुड, मेरा जाना आने का खर्चा भी उसमें से ही मैं निकालती हूँ। वाओ। 1000-1500 निकल जाता है। तो स्टॉक नहीं करती हूँ कोई भी, मतलब सब ला के रखती हूँ, जितना चाहिए उतना लेने का, तो उसमें बच जाता है। ये अच्छी हैबिट है। वही करती हूँ। ये स्मार्ट बाजार बाकी में किसका पता? जो नहीं कर रहे ना, मैं उन्हीं से पूछूंगी। तो बोल रही है, सब बचता है बस, इससे ज़्यादा नहीं। कोई भी रैंडम अमाउंट लो और उसको रूल में डिवाइड करना है हमें 50-20-20-10। जो जो डिस्कस कर रहे हैं उनकी सैलरी भी डिस्कस होंगी आपस में, फिर दूसरे के अकाउंट से आपके अकाउंट में आएगी सैलरी। चलो यार, स्मार्टफोन्स है, कैलकुलेटर्स है, कितना टाइम लगेगा? मेरा तो मुँह से ही आपको बोल दिया जो है। इसके लिए मैं आपको नहीं पूछूंगी, जो शांत बैठे उनको पूछूंगी। जो इन लोग को पूछो जो इधर काम करते हैं, कितना बचता है। आपका हो गया? ओके, कैन यू पास द फोन? ओके, इन्होंने लिखा है 13,000 अप्रॉक्स फिगर जो इनकम है, उसमें से 50% जो 7,500 रुपीज़ होता है वो ये नीड्स के वांट्स, सॉरी 6,500, यस, वो अपने वांट्स के लिए रखेंगे, जैसे कि ग्रोसरीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल। क्या ये आपका आप घर पे पैसा कंट्रीब्यूट करते हो या करते हो? तो आपका 6,500 में हो जाता है। ओके, गुड। फिर आता है 20% जो आपका लग्जरी शॉपिंग हो गया, ये सब हो गया, मूवीज, आउटिंग्स वगैरह, जिसके लिए आपको 13,000 का 20% जो भी अमाउंट है वो चाहिए। क्या उसमें हो जाता है आपका? आपने 5,000 लिखा है एंड आई थिंक 5,000 में ही आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स। नहीं करते हो? मम्मी के पास देते हो, ओके। एंड 500 रुपीज़ आपने लिखा है वो इमरजेंसी के लिए रखा है, ओके। सो यू नीड कि आप वो अभी के लिए ठीक है, अभी इस मंथ के लिए, बट अभी नेक्स्ट मंथ जो जुलाई से आएगा ना उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करो। अगर 13,000 है, 50-20-20-10,
ओके एंड काफ़ी सारे ब्रोकर ऐप्स है, काफ़ी सारे बैंकिंग ऐप्स है जहाँ से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है, मुझे ऑन कैमरा कोई प्लेटफॉर्म का पर्टिकुलरली नाम नहीं लेना है, लेकिन काफ़ी सारे ऐप्स है। आप सब स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो, पता ही रहेगा आपको काफ़ी सारे ब्रोकर्स वगैरह, तो उससे स्टार्ट करो। इन केस किसी को कुछ हेल्प चाहिए तो यू कैन ऑल्सो कोऑर्डिनेट विथ मी एंड मैं आपको गाइड कर पाऊंगी। और एक जन का हम डिस्कस करते हैं। आपका पीछे मत देखो, आप ही का बोल रही हूँ। हाँ नॉर्मली 13,000 आता है, 5,000 मेरा लोन रहता है, ओके 5,000 सेविंग करती हूँ, 3,000 ओके ओके, बट इसको हम और बेटर वे में बाइफरकेट कर सकते हैं 50 20 20 10 के हिसाब से। ओके आप घर पे दे रहे हो, बिकॉज जब मैंने भी स्टार्ट किया मैं भी ऑब्वियसली मम्मी को पहला पैसा जाता था, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप फैमिली संभालोगे, घर संभालोगे, सब संभालोगे ना, तो उसको आपको बाइफरकेट करके रखना ज़रूरी है, क्योंकि कल जाके ऐसा ना हो कि यार पैसा बच ही नहीं रहा है या पैसे जो बचे उसको तोड़ने की नौबत ना है। इसके लिए बजटिंग करना डे 1 से इम्पॉर्टेंट है। यस किसी को कुछ डाउट्स है? एनी डाउट्स? समझा सबको सब कुछ? अरे हेड्स अप तो करो अगर समझा है तो। यस एंड बस मुझे दो चीज़ें बतानी है। एक, जब हमारे पास पैसे आते हैं ना, तो वो संभाल के रखने की चीज़ नहीं, मतलब छुपा के रखने की चीज़ नहीं, उसको समझना और संभालने आना चाहिए। तो पैसे छुपा के मत रखो, पैसे को समझो और उसको ट्राई करो कि कैसे आप उसको और ग्रो कर सकते हो। ओके एंड सेकेंड, जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, ये एक्चुअल नहीं है। ओके ये हमें सिर्फ बोला जाता है कि औरत ही औरत की दुश्मन है, ये वो। जब औरत हम सब साथ में आके काम करते हैं, यहाँ पे आप सब साथ में काम कर रहे हो, जब हम साथ में आके काम करते हैं ना, तो सिर्फ घर नहीं समाज को भी हम उठा पाएंगे। सो मेक श्योर कि आप कुछ भी पैसे का सीखो। आज अगर आपने SIP के बारे में सीखा है, बजटिंग के बारे में सीखा है, म्यूचुअल फंड के बारे में सीखा है, लोन के बारे में सीखा है, तो ट्राई करो कि आप आगे 1-2 जन को और सिखाओ, बीट योर फ्रेंड्स या आपकी मम्मी, अगर मम्मी हाउसवाइफ वगैरह है तो उनको नहीं पता होता है, तो मेक श्योर कि आप उनको सिखाओ जाके, राइट? या एटलीस्ट किसी को सिखाओ, नॉट जस्ट वुमेन बट मेन ऑल्सो, क्योंकि मेन लोगों को भी ये नहीं पता होता। तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आज मैं कुछ सीख के जा रही हूँ ना, तो मैं आगे वो नॉलेज बढ़ाऊँ, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ती है। ओके यस, थैंक यू सो मच। आई होप सेशन अच्छा था, आपको पसंद आया हो, कुछ नया सीखे। क्या सीखा आपने नया? हमें पैसे कैसे बचाने हैं, घर यूज करने हैं, गरीबों को कैसे देने हैं, हम खुद के लिए क्या कर सकते हैं, दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ। थैंक यू सो मच। आपने क्या सीखा? यस सेविंग्स कैसे करें, घर पे कैसे रहें, इन्वेस्ट कैसे करें। ओके यार, जनरल मत बताओ, मैंने अच्छा चीज़ें भी बताया। आपके पीछे जो बैठे हैं, आपने क्या सीखा? जो छुप रहे कब से, मैंने बोला जाने देते हैं, लेकिन ओके समझा आपको? कुछ तो मैंने बताया रहेगा ना, कुछ एक जो टॉपिक आपने सीखा आज। मैंने तो वही सीखा कि बैंक में जो मैं जमा कर रही हूँ ना, मतलब उससे अच्छा मुझे ये म्यूचुअल फंड में करना चाहिए। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरा नंबर ले सकते हो। क्योंकि कोई प्रॉब्लम आप जो बोले ना कि बैंक में तो बीच में से नहीं निकाल सकते, इसमें से निकाल सकते, इमरजेंसी रहेगा तो। नहीं। राइट हाँ वही मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, ओके, क्योंकि पैसा है तो अभी कुछ इमरजेंसी में काम आए। राइट ओके, आपने क्या सीखा? मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में सीखा, वो मुझे अच्छा लगा कि उसमें 20 से पैसा निकाल सकते हैं। ओके और मैंने बैंक के बारे में कुछ चीज़ें मुझे नहीं पता थी, वो भी मुझे आज पता चली। और सेविंग के बारे में पता चला, क्योंकि मैं सेविंग कभी करती नहीं हूँ। अब से करना, पहले तो बजटिंग करना, एक बार बजटिंग करोगे तो सेविंग्स अपने आप होते जाएगा। ये चीज़ मैंने सीखी है। अच्छा लगा आपको सीख के? थैंक यू सो मच। किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट्स है? नहीं
मतलब आप भी खुद मतलब ये हाँ मैं यस यस अगर आपके थ्रू कराना है हाँ मैं कर सकती हूँ यस मैं वेल्थ एडवाइज़र हूँ तो ठीक है, आपका कार्ड नंबर हाँ ओके ओके weird yes thank you so much हाँ thank you I needed water जैसे आपने म्यूचुअल फंड के बारे में बताया, जैसे कि मेरे जो पैसे yes सेव होते yes हैं ना, सेव होते हैं ना, तो एक मिनट मैं माइक निकाल दूँ क्योंकि